आधुनिक भारतीय इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो था यूरोपीय शक्तियों का भारत में आना। और देखिए, ये कहानी सिर्फ मसालों और मुनाफे की नहीं है। ये तो एक ऐसे टकराव की कहानी है जिसने भारत का नक्शा, यहाँ की सियासत और यहाँ की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, ऐसा क्या हो सकता है कि एक रास्ता बंद हो जाए और उसकी वजह से हजारों जहाज समंदर में उतर पड़े। इसका जवाब छिपा है साल 1453 में। हुआ ये कि ऑटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया शहर पर कब्जा कर लिया। अब ये जो शहर था, ये यूरोप और एशिया के बीच का सबसे जरूरी जमीनी रास्ता था। तो जैसे ही इस पर कब्जा हुआ, वो रास्ता हो गया बंद। और इसका सीधा असर पड़ा यूरोप के व्यापारियों पर, जो भारत से मसाले ले जाते थे। अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद थे। बस एक ही चारा बचा था, समंदर के रास्ते कोई नया रास्ता खोजना। और बस इसी एक नाकाबंदी ने समझिए एक चिंगारी लगा दी। यूरोप के तमाम देशों में एक रेस शुरू हो गई, एक होड़ कि कौन सबसे पहले पूरब के खजानों तक पहुंचने का नया रास्ता खोजेगा। देखिए, मसला सिर्फ रास्ता बंद होने का नहीं था। जो पुराने रास्ते थे भी ना, वो अपने आप में एक सिरदर्द थे। व्यापारियों को रास्ते में भारी भरकम टैक्स, मतलब चुंगी देनी पड़ती थी। ऊपर से कुछ खास गुटों का इन रास्तों पर पूरा कब्जा था, जिसे हम मोनोपोली कहते हैं। तो इन सब झंझटों की वजह से एक नया सीधा समुद्री रास्ता खोजना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। तो बस ये रेस शुरू हो गई। इस टाइमलाइन को जरा देखिए। 1486 में बर्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के एकदम दक्षिणी कोने तक पहुंचकर केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया। फिर 1492 में कोलंबस निकले तो थे इंडिया खोजने, लेकिन पहुंच गए पश्चिम में अमेरिका। और फिर आया साल 1498 जब वास्को डी गामा ने आखिरकार भारत तक का समुद्री रास्ता खोज ही निकाला। तो ये रेस जीती पुर्तगाल ने। चलिए अब देखते हैं कि जब वो आखिरकार इंडिया पहुंचे तो हुआ क्या। और ये है वो ऐतिहासिक पल, साल 1498। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से होते हुए सीधा पहुंचा केरल के कालीकट बंदरगाह। सोचिए, ये यूरोप से भारत तक का पहला डायरेक्ट समुद्री रास्ता था। एक ऐसा कनेक्शन जिसने दुनिया का इतिहास ही मोड़कर रख दिया। जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो वहां के हिंदू राजा, जिन्हें जमोरिन कहा जाता था, उन्होंने उसका बड़ा शानदार स्वागत किया। उसे मसाले और जड़ी बूटियों का व्यापार करने की इजाजत भी दे दी। लेकिन एक पेंच था। वहां जो अरब व्यापारी पहले से बिजनेस कर रहे थे, उन्हें पुर्तगालियों का आना जरा भी रास नहीं आया। उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। लेकिन अरब व्यापारियों का ये विरोध पुर्तगालियों को रोक नहीं पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वास्को डी गामा अपनी पहली ही ट्रिप में जो मसाले यहां से लेकर गया था, उसे बेचकर उसने अपनी यात्रा की लागत का 60 गुना पैसा कमाया। 60 गुना! सोचकर देखिए। बस इसी एक नंबर ने पूरे यूरोप में भारत के साथ व्यापार के लिए एक ऐसी भूख जगा दी जो फिर कभी खत्म नहीं हुई। अब इतने जबरदस्त मुनाफे को देखने के बाद पुर्तगाल की स्ट्रैटेजी बहुत तेजी से बदली। अब उनका इरादा सिर्फ व्यापार करना नहीं था, बल्कि यहाँ अपनी सत्ता जमाने का था। तो पुर्तगालियों ने फटाफट अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया और इस बार उसने कोचीन में पहली फैक्ट्री खोली। हाँ, पर यह फैक्ट्री आज वाली फैक्ट्री नहीं थी, ये तो एक किलाबंद ट्रेडिंग पोस्ट जैसा था। और फिर 1510 में उन्होंने गोवा पर ही कब्जा कर लिया। मतलब अब खेल व्यापार से आगे बढ़कर जमीन पर कब्जा करने तक पहुंच गया था। और इस पूरे बदलाव के पीछे जो चेहरा था, वो था अल्फांसो डी एल्बुकर्क। इसे भारत में पुर्तगाली पावर का असली फाउंडर भी कहते हैं। इसी ने 1510 में एक बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना था। और ये भारत की जमीन पर किसी यूरोपीय ताकत का पहला बड़ा कब्जा था। मतलब साफ था, व्यापार अब एम्पायर बिल्डिंग में बदल रहा था। अपने कब्जे को और पक्का करने के लिए 1530 में गवर्नर नूनो द कुन्हा ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने पुर्तगाली राजधानी को कोचीन से हटाकर गोवा शिफ्ट कर दिया। और इस एक फैसले ने गोवा को पूरब में उनके साम्राज्य का सेंटर बना दिया, जो फिर अगली कई सदियों तक बना रहा। पुर्तगाल की ये जबरदस्त कामयाबी की खबरें अब तक पूरे यूरोप में आग की तरह फैल चुकी थीं। जाहिर है, अब दूसरे देश भी इस मुनाफे के खेल में अपना हिस्सा चाहते थे। और बस एक के बाद एक वो भी भारत के किनारों पर दस्तक देने लगे। ये टेबल देखिए, इससे साफ पता चलता है कि कैसे पुर्तगालियों के पीछे पीछे पूरा यूरोप भारत आ धमका।
1605 में डच आ गए, 1608 में ब्रिटिश और 1616 में डेनिश। हर किसी ने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली और अब भारत के खजाने पर कब्जे के लिए एक नई और कहीं ज्यादा बड़ी रेस शुरू हो चुकी थी। अच्छा, तो अब बात करते हैं डच लोगों की। उनका हिसाब किताब पुर्तगालियों से थोड़ा अलग था। देखिए, पुर्तगालियों का मेन फोकस तो मसालों पर था, लेकिन डचों का इंटरेस्ट दूसरी चीजों में था। वो भारत से ज्यादातर सूती कपड़े, नील और अफीम जैसी चीजें एक्सपोर्ट करते थे। डचों ने भी भारत के तटों पर अपने अड्डे बनाने शुरू कर दिए। उनकी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में खुली। 1610 तक तो पुलिकट उनका हेडक्वार्टर बन गया, जहां वो पगोड़ा नाम के अपने सोने के सिक्के भी छापने लगे थे। और फिर 1653 आते आते बंगाल का चिंसूरा उनके व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया। फिर मैदान में उतरे ब्रिटिश, और उनका तरीका जरा हटके था। उनका जोर इस बात पर था कि पहले जमीन हासिल करो और फिर उसे मजबूत किलों में तब्दील कर दो। जैसे 1639 में उन्होंने मद्रास को लीज पर लिया और वहां बना दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज, और फिर 1698 में 3 गांव खरीदकर उन्होंने कलकत्ता शहर की ही बुनियाद डाली। और ये जो किला था ना, ये उनकी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सिंबल है। 1700 में कलकत्ता में बना फोर्ट विलियम, ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये तो पूर्वी भारत में ब्रिटिश पावर का सेंटर था। मतलब एक खुला ऐलान था कि अंग्रेज यहाँ सिर्फ बिजनेस करने नहीं, बल्कि राज करने के इरादे से आए हैं। और हाँ, इस भीड़ में डेनिश भी शामिल थे। 1616 में डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने बंगाल के सेरामपुर में अपनी बस्ती बसाई। कुल मिलाकर भारत के तटीय इलाके अब यूरोपीय ताकतों की महत्वाकांक्षाओं का एक अखाड़ा बन चुके थे, जहां हर कोई अपनी जगह पक्की करने में लगा था। तो इन सारे यूरोपीय शक्तियों के आने से भारत में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई। एक ऐसा दौर जिसने यहाँ के व्यापार, सियासत और समाज हर चीज को गहराई से और हमेशा के लिए बदल दिया। पुर्तगालियों ने जो ये समुद्री रास्ता खोजा था ना, उसने समझे कि एक दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद बाढ़ आ गई। भारत अब यूरोपीय ताकतों के लिए एक शतरंज की बिसात बन चुका था, जहां हर खिलाड़ी अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार बैठा था। ये बात इस कोर्ट में बिल्कुल साफ हो जाती है। पुर्तगालियों के आने से यूरोपीय व्यापार के एक नए दौर की शुरुआत हुई और उनके ठीक पीछे पीछे डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी भी आ गए। तो ये कहानी किसी एक देश की नहीं थी, ये तो एक ऐसी लहर की शुरुआत थी जो भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब भारत के तटों पर इतनी सारी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं, तो दबदबे की इस लड़ाई का, इस टकराव का भारत के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला था। और यही वो सवाल है जो हमें भारतीय इतिहास के अगले और शायद सबसे अहम चैप्टर की तरफ ले जाता है।